हेलो, नमस्कार। कैसे हैं सभी? मार्च का आज लास्ट डे है और हम डिस्कस कर रहे हैं आज लास्ट मार्च का करंट अफेयर। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं और जो नहीं जानते मैं उनको बता दूं। मैं हर्षवर्धन, नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज के टॉप मोस्ट करंट क्वेश्चन और जो कुछ आसपास की जो घटनाएं हैं जो घट रही हैं उनके बारे में जरा हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, है ना। तो अभी फिलहाल जो है, हम सबसे पहले हमारा जो मेन मुद्दा है ये है कि आज क्या कुछ नया कुछ घटा है। कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हैं कि आज के दिन कृष्णा सोबती को जो है के बिरला फाउंडेशन ने व्यास सम्मान देने की घोषणा की थी और दलाई लामा जो तेंजिंग ग्यात्सो हैं आज ही के दिन हमारे देश में आए थे। ये पहला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड की यात्रा पर कब जाएंगे। दरअसल मैं इसको अलग तरीके से भी बना सकता था, बट इसको तारीख से बनाने का एक रीजन ये है कि जितने भी अभी आरपीएफ के जो कांस्टेबल और एसआई वाले जो एग्जाम हुए हैं, इनमें क्या हुआ है अगर मैं आपको बताऊं तो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई वाले जो एग्जाम हुए हैं उनमें जो यात्रा की गई है उन यात्राओं में पूछी गई है तारीख। ठीक है, उन यात्राओं में पूछी गई है तारीख, उस तारीख को लेकर जो है सवाल बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 अप्रैल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 अप्रैल। 3 अप्रैल को प्रधानमंत्री जो हैं बिम्स्टेक की बैठक में जो है जाने वाले हैं। अभी फिलहाल जो है ये एक बड़े सवाल की बात है। विदेश मंत्रालय में जयदीप मजूमदार ने बता दिया कि 2016 और 2019 के बाद प्रधानमंत्री की थाईलैंड की ये कौन सी यात्रा है, तीसरी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है प्रधानमंत्री की ये कौन सी यात्रा है, तीसरी यात्रा है। और इसमें जो देश की एक्ट ईस्ट नीति जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र बिम्स्टेक में महत्वपूर्ण साझेदार वाली, उसकी बात करें तो ये उस पॉलिसी के तहत काम करते हैं। तो इसलिए जो है ये एक्चुअल में दरअसल जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, ये पॉलिसी मनमोहन सिंह ने स्टार्ट की थी और इसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं नरेंद्र मोदी। ठीक, थाईलैंड आसियान में तीसरी सबसे बड़ी जो है अर्थव्यवस्था है अगर बात करें। इसके अलावा भारत जो है इसकी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया के बाद आसियान क्षेत्र में भारत का चौथा बड़ा साझेदार है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया के बाद आसियान में भारत का चौथा बड़ा साझेदार जो है वो कौन है, आपका थाईलैंड है। थाईलैंड में आपको मैं ये भी बता दूं कि फ्री वीजा, अभी हम जो है फिलहाल थाईलैंड में फ्री वीजा को लेकर भी जो है काम कर रहे हैं कि थाईलैंड में वीजा जो है वो क्या है, फ्री है। क्लियर है, थाईलैंड में वीजा क्या है, फ्री है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि 6 जून 1947 को बैंकॉक घोषणा के तहत जो है यह आया था, मतलब जो बिम्स्टेक है बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत ये आया था। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। मुख्यालय कहां पर है इसका, इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। और इसके महासचिव जो है इस समय, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके महासचिव कौन है, तो इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे जो है इसके क्या है, महासचिव हैं। भारत की महत्वपूर्ण पॉलिसी की अगर बात करें तो एक्ट ईस्ट पॉलिटी, दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने के लिए जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाई गई है उसके लिए काम करते हैं। इसके अलावा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, भारत के निकटतम पड़ोसी देशों को वरीयता देने के लिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भारत अपनाता है। ठीक है, ध्यान रखना है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। दोबारा बोल देता हूं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, आपको ध्यान हो गई, इसको ध्यान रखना है। इसमें अगर आप देखेंगे तो उप क्षेत्रीय क्या है, एक संगठन है और इसके महासचिव इंद्रमणि पांडे है, ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर पीटर लीवर का निधन कितनी वर्ष में कितने वर्ष की आयु में हुआ है, तो 84 वर्ष की आयु में। ध्यान रखना, 84 वर्ष की आयु में पीटर लीवर का जो है क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। इंग्लैंड में जो घरेलू जो श्रृंखलाएं होती हैं, लंकाशायर के पूर्व महान क्रिकेटरों में से एक रहे हैं। इनको मतलब एज ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ था कि 84 साल में भाई एज ज्यादा हो जाती है, तो उस वजह से एज की वजह से जो बीमारियां हुई हैं वो जो है
इनको उस बीमारी की वजह से ये जो है मर गए। इनके बाद आपको ध्यान रखना है, इन्होंने 1000 विकेट, जो लंकाशायर है आपको वहां का एक क्षेत्रीय टूर्नामेंट, वहां पर 1000 विकेट लिए और इंग्लैंड के लिए 17 टेस्ट मैचों में इन्होंने 41 विकेट लिए हैं। ठीक, ध्यान रखना 17 टेस्ट मैचों में 41 विकेट लिए हैं। और लीवर की अगर बात करें तो लीवर ने 70-71 में ऐसे सीरीज में महत्वपूर्ण योगदान दिया और पहले वनडे जो है, और पहले वनडे में जो है ये खेले थे, जो ऑस्ट्रेलिया ने पहला वनडे खेला था उसमें जो है खेले थे। इसके अलावा क्रिकेट नियम जो मैरीले, अब ये आपके पेपर लायक क्वेश्चन है कि क्रिकेट के नियम जो है वो कौन बनाता है, तो एमसीसी, एमसीसी का मतलब है मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब। क्रिकेट के नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं, एमसीसी द्वारा, मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब के द्वारा बनाए जाते हैं और इन्हें जो है एक संहिताबद्ध कर दिया जाता है। क्रिकेट की पिच से अगर क्वेश्चन आता है तो आप बताएंगे कि क्रिकेट की पिच 22 यार्ड की होती है, इसको 20.12 मीटर में आप कह सकते हैं, 10 फुट जो है या 3.5 मीटर चौड़ी होती है। लंबाई के साथ साथ आपको चौड़ाई भी ध्यान रखनी है। साथ ही में ध्यान रखेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में स्टंप की लंबाई कितनी होती है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में स्टंप की लंबाई 28 इंच या 71.12 सेंटीमीटर होती है, 71.12 सेंटीमीटर होती है। आपको ध्यान रखना है कि विकेटों के बीच में ऊपर जो गिल्ली होती है उस गिल्ली की जो लंबाई होती है वो 4.5 इंच होती है। कितनी होती है, 4.5 इंच होती है। और उसकी मोटाई जो है 0.5 इंच होती है। बैल की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, 0.5 इंच मोटाई होती है। भारत में पहला प्रथम श्रेणी प्रतियोगिता जो खेली गई थी उसका नाम क्या है, रणजी ट्रॉफी, 1934-35 में खेली गई थी। इस बार की रणजी ट्रॉफी विजेता बताओ कौन है, इस बार का रणजी ट्रॉफी विजेता टीम कौन सी है, आप मुझे बताएंगे कमेंट में। 96-97 में जिम्बाब्वे इंग्लैंड के बीच डकवर्थ लुइस पहली बार, अब जो बहुत फेमस नियम है जिसका नाम है डकवर्थ लुइस, तो सबसे पहले डकवर्थ लुइस का प्रयोग कब किया गया, तो डकवर्थ लुइस जो नियम है 1996-97 में जो है, आपको ध्यान रखना है, जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के मैच में जो है किया गया था। क्रिकेट के हाल ही में जो टूर्नामेंट हुआ है उस पर बात करते हैं। महिला अंडर 19 विश्व कप 2025 का आयोजन जो हुआ है वो हुआ है मलेशिया में। विजेता टीम जो रही है वो रही है भारत, और दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हमने क्या किया, हराया। पहला आपको ध्यान रखना है, विजेता कौन रही है, विजेता रही है यहाँ पर भारत, और यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका जो है वो क्या हुई थी, हारी थी। ये वाली बात क्लियर हो गई। इसके अलावा विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का आयोजन जो है वो किया गया था बड़ोदरा में, और इसमें विजेता जो टीम रही है वो रही है कर्नाटक, और उप विजेता जो रही है वो रही है विदर्भ। ध्यान रखना, विजेता कौन सी रही है, विजेता रही है कर्नाटक और उप विजेता जो रही है विदर्भ। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 की अगर बात करें तो विजेता मुंबई और उप विजेता जो है वो क्या है, मध्य प्रदेश। विजेता मुंबई और उप विजेता जो रही है वो कौन है, मध्य प्रदेश। अंडर 19 महिला एशिया कप 2024 का आयोजन श्रीलंका के कुआलालंपुर में हुआ था, सॉरी जो है आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। ठीक, और अगर बात करें तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता देना कि इसमें भारत जो है वो क्या रहा था, बांग्लादेश को हराकर जो है इस टूर्नामेंट को जीता था। भारत ने बांग्लादेश को 41 रनों से हराया था। कितने, 41 रनों से हराया था। अंडर 19 पुरुष एशिया कप का आयोजन दुबई में हुआ और बांग्लादेश जो है इसमें जीता और भारत जो है इसमें हारा था। ब्लाइंड T20 2024 का आयोजन अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें पाकिस्तान जीता और बांग्लादेश को 10 विकेट से हराया। आईसीसी T20 2024 का आयोजन अगर आपसे पूछा जाए तो ये हुआ यूएई में, और इसमें विजेता जो रहा न्यूजीलैंड, और अफ्रीका को इसमें 20 रनों से क्या कर दिया, हरा दिया। इसके अलावा दिलीप ट्रॉफी 2024 की अगर बात करें तो इसमें विजेता जो रही है इंडिया ए रही है, और उसने इंडिया सी को 132 रन से हराया है। ईरानी कप 2024-25 की बात करें तो 61वां आयोजन था इसका, एकाना स्टेडियम उत्तर प्रदेश में इसका जो है आयोजन हुआ था, और इसमें विजेता टीम जो रही है मुंबई और उप विजेता जो रही है शेष भारत रही है। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित जो मोटे मोटे टूर्नामेंट थे वो मैंने आपको क्या कर दिए, बता दिए। और बता देता हूं, महिला एशिया कप 2024 का आयोजन दाम्बुला श्रीलंका में हुआ, और इसमें श्रीलंका जीती, भारत को 8 विकेट से हराया। रणजी ट्रॉफी 23-24, चलो मैंने पूछा था बता देता हूं, रणजी ट्रॉफी 2023-24 का आयोजन वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, विजेता मुंबई, और विदर्भ को जो है क्या कर दिया, इसमें हरा दिया, विदर्भ को हरा दिया। अब आपको ध्यान रखना है, मुंबई जो है, ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे अधिक मुंबई सबसे अधिक जो है सबसे अधिक रन जो है टूर्नामेंट जीतने वाली टीम बन गई है। दूसरा महिला प्रीमियम WPL
की अगर बात करें तो दूसरा जो जीता था वो रॉयल चैलेंज बेंगलोर ने जीता था। अब की बार तीसरे की अगर आपसे बात की जाए तो तीसरा जो जीता है वो किसने जीता है, मुंबई ने जीता है। तीसरा किसने जीता है, मुंबई ने। और इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इसका उपविजेता कौन रहा, तो इसका उपविजेता रहा दिल्ली। कौन रहा इसका उपविजेता, इसका उपविजेता रहा दिल्ली। ठीक है। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की अगर बात करें तो 2024 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ और अंडर 19 में ऑस्ट्रेलिया जो है जीता और उपविजेता जो रहा वो कौन रहा इसमें, भारत। उपविजेता कौन रहा इसमें, भारत रहा। मैंने सारे टूर्नामेंट जो है इस साल के आपको एक ही बार में क्या कर दिए, बता दिए। ठीक है, सारे के सारे टूर्नामेंट। भारत की किस महिला पहलवान ने 2025 के सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो साक्षी मलिक तो ये है नहीं है, तो इसमें है ये रितिका। क्या नाम है इनका, रितिका। रितिका ने क्या किया है, भारत की महिला ने जो है एशियाई सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है इन्होंने। ठीक है, इन्होंने कांस्य पदक, सॉरी पहलवानों ने रजत और कांस्य पदक जीते हैं। और इसमें भारत के लिए इन्होंने पहला रजत पदक जीता है। फाइनल में उन्हें किर्गिस्तान की एपेरी काजी से 6-7 से हार का सामना करना पड़ा। एपेरी मेडेट काजी से 6-7 से हार का सामना करना पड़ा। मुस्कान 59 किलोग्राम वर्ग में जो है खेल रही थी, मानसी लाठेर 68 किलोग्राम वर्ग में खेल रही थी। इन्होंने जो है जीता है सिल्वर। इन्होंने कौन सा जीता है, सिल्वर। और मानसी लाठेर की अगर बात करें तो इन्होंने जीता है कौन सा, इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज। ठीक, मुस्कान ने मंगोलिया की, आपको ध्यान रखना जो बात करें, मुस्कान ने मंगोलिया की अल्टीजिन तगोट को भी हराया है और लाठेर ने कजाकिस्तान की झरीना काज्यूलिना को क्या किया है, हराया है। कुश्ती के प्रमुख नियम की अगर बात करें तो प्रत्येक राउंड जो है वो 3 मिनट का होता है और बीच में 30 सेकंड का क्या होता है, ब्रेक होता है। एक होता है पिनफॉल। पिनफॉल से जीत क्या होती है, यदि कोई पहलवान अपने प्रतिद्वंदी के दोनों कंधों को 1 से 2 सेकंड के लिए चटाई पर टिका देता है तो उसे फॉल कहा जाता है और वो सीधे मैच जो है क्या हो जाता है, जीत जाता है। एक होता है टेक डाउन। टेक डाउन अगर आपसे पूछा जाए तो जब कोई पहलवान अपने प्रतिद्वंदी की बात करते हैं, उसको खड़ा करता है और घुटनों के बल गिराकर नियंत्रण कर लेता है तो उसे टेक डाउन कहा जाता है और उसके एक्स्ट्रा अंक दिए जाते हैं। एक होता है टेक्निकल जो है सुपेरिटी। तो यदि कोई पहलवान अपने प्रतिद्वंदी से 10 अंक से जो है ज्यादा निकल जाएगा तो उसे टेक्निकल फॉल के आधार पर जो है क्या कर दिया जाता है, विजेता घोषित कर दिया जाता है। ये कुछ इसके क्या है, रूल है। और ये जो है खेलने वाला जो इसका मैदान है उसको क्या कहा जाता है, मैट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैट। कोसी और मेची लिंक परियोजना को पूरा करने की अनुमति का समय क्या है, तो ये कहा गया है कि कोसी और मेची नदी, दरअसल ये जो मेची नदी है ना, तो मेची नदी भी नेपाल से आती है और जो कोसी नदी है ये भी नेपाल से आती है। और इस समय ये दोनों नदियों को जोड़ने का प्लान बनाया जा रहा है। तो ये दोनों नदियों को जोड़ने का प्लान 2029 तक है। कैबिनेट ने अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दे दी है और इसमें पीएमकेएसवाई एआईबीपी के अंतर्गत कोसी मेची इंट्रास्टेट लिंक परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। इसे पूरा करने के लिए 3,652 करोड़ 56 लाख रुपए की जो है जरूरत पड़ेगी। और इस योजना का उद्देश्य यह है कि बिहार के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, ये कुछ जिले हैं, आपको ध्यान रखना, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार जिलों में जो आपका लगभग 2,10,516 हेक्टेयर जो क्षेत्र है उसको कवर करते हुए ये सिंचाई के लिए कोसी नदी के अधिशेष जल को क्या करना है, इसको मोड़ना है। इसका मेन उद्देश्य है। भारत की कुछ प्रमुख नदी परियोजना है उनको याद करना है। सरदार सरोवर बांध परियोजना कहां पर है, नर्मदा नदी पर है। ये गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के लिए जो है बनाई गई परियोजना है। और इसके बाद जो है एक आंदोलन भी चला था जिसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन सा था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। और उसको चलाने वाला कौन था, मेधा पाटेकर। ध्यान रखना कौन था, मेधा पाटेकर ने यह आंदोलन चलाया था। इसके बाद टिहरी बांध परियोजना जो है ये भगीरथी नदी पर है। ये कहां पर है, उत्तराखंड में। हीराकुंड बांध परियोजना जो है महानदी पर है। ये कहां पर है, उड़ीसा में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलुज नदी पर है। ये कहां पर है, राजस्थान में। और बकरा नंगल परियोजना की अगर बात करें, बकरा नंगल इसको कह देते हैं, कई जगह इसको भाखड़ा नांगल भी कहा जाता है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर जो है पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है। कहां पर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच है। इसके बाद सरस्वती नदी पुनरुत्थान परियोजना एक है जो सरस्वती नदी हरियाणा पर है।
इसके अलावा दामोदर घाटी परियोजना जो है दामोदर नदी पर झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच है। इसके अलावा कोसी परियोजना जो है कोसी नदी पर है बिहार में, और फरक्का बांध परियोजना अगर आपसे पूछा जाए तो ये पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर है। ये कुछ फेमस फेमस सी परियोजनाएं हैं, आपको ध्यान रखनी है। भारत रूस नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 2025 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो इसका जो है 12वां संस्करण, सॉरी 14वां संस्करण जो है आयोजित किया गया है। कौन सा संस्करण? 14वां संस्करण इसका आयोजित किया गया है। रूस की नौसेना का ये अभ्यास है। हर साल जो है हम इस अभ्यास को करते हैं। द्विपक्षीय अभ्यास है इंद्र का। ये 28 मार्च से 2 अप्रैल तक, ध्यान रखना है तारीख को, कब से कब तक? 28 मार्च से 2 अप्रैल तक जो है ये आयोजित किया गया है। चेन्नई में आयोजित किया गया है, इसमें ध्यान रखना है। और इसका जो उद्देश्य क्या है कि दोनों के बीच में आपसी सहयोग मजबूत करें और बंदरगाह और उन्नत नौसैनिक अभ्यास करें, जिससे आगे अगर कोई समस्या आए तो एक दूसरे को समझ ले। वरुण युद्ध अभ्यास की अगर बात करें तो फ्रांस और भारत के बीच का एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। 23वां संस्करण है, जो है 19 से 22 मार्च तक 2025 में अरब सागर में आयोजित किया गया। ठीक है। दूसरे नंबर पर है ट्रोपेक्स। ट्रोपेक्स की अगर बात करें तो भारतीय नौसेना का प्रमुख द्विवार्षिक परिचालन अभ्यास जनवरी से मार्च 2025 तक हिंद महासागर के क्षेत्र में आयोजित किया गया है। इसमें 65 से ज्यादा नौसैनिक जहाज, 9 पनडुब्बियां और 80 से ज्यादा विमान भारत के इसमें शामिल हुए थे। बहुत बड़ा जो है ये युद्ध अभ्यास है, इसको भी ध्यान रखेंगे। साइक्लोन की अगर बात करेंगे तो साइक्लोन युद्ध अभ्यास भारत और मिस्र के बीच हुआ है। राजस्थान के महाजन फील्ड में इसका आयोजन किया गया था। इसके अलावा एक होता है युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच, जो है हाल ही में ये 21वां युद्ध अभ्यास था। ये भी राजस्थान के महाजन फील्ड में आयोजित किया गया था। इंद्र अभी आपने पढ़ाई है। इंद्र के अलावा एक है मालाबार। मालाबार की अगर बात करें तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच का ये नौसैनिक जो है अभ्यास है। गरुड़ शक्ति की अगर बात करते हैं तो गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच जो है ये पश्चिम बंगाल में इस बार आयोजित किया गया था। इसके अलावा और आपका है एक है संप्रीति। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला एक युद्ध अभ्यास है। साथ ही साथ में आपको एक और ध्यान रखना है कि भारत और यूके के बीच में एक अजय वारियर नाम से भी युद्ध अभ्यास होता है। उस युद्ध अभ्यास से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो युद्ध अभ्यास में आपको युद्ध अभ्यास तो पहले से क्या है याद है। अब की बार आपको जो देखना है, अब की बार देखना है आपको कि इनका आयोजन स्थल कहां पर है। इनका आयोजन स्थल कहां पर है। हाल ही में किसने सहकार टैक्सी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो हमारे जो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री ने घोषणा कर दी है कि भारत सरकार भी अब ओला और उबर की तरह सरकारी टैक्सी चलाएगी। उस टैक्सी का नाम, उस योजना का नाम क्या होगा? सहकार टैक्सी योजना होगा। ड्राइवरों को बीमा सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में यात्री और साथी योजना, कर्नाटक में नम्मा यात्री जो योजना चल रही है, जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, उन जैसी योजनाओं के कारण जो है भारत सरकार भी प्रेरित हुई है कि अब इस तरह की योजना भारत सरकार को भी पूरे देश में चलानी चाहिए। अब जो है ये वाली योजना पूरे भारत में चलाई जाएगी। सहकार टैक्सी योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य है कि परिवहन क्षेत्र जो है वो सहकारी मॉडल पे आ जाए और ड्राइवर और यात्री दोनों के लिए लाभकारी हो, जिससे जो अभी कुछ घटनाएं देखने को मिली है ना, ओला उबर जो कंपनियां हैं उनके साथ कुछ सिक्योरिटी के मामले में, तो महिलाओं को जो सिक्योरिटी को लेकर अनसेफ फील हो रहा है वो पूरी तरीके से सेफ फील करने के लिए जो है ये योजना शुरू की जा रही है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पम्बन ब्रिज का उद्घाटन कहां किया जाएगा? तो पम्बन ब्रिज आपको पता ही होगा तमिलनाडु के रामेश्वरम में। तमिलनाडु के रामेश्वरम में अभी फिलहाल जो है इसकी एक लाइन शुरू की गई है। तो आपको ध्यान रखना है पम्बन ब्रिज का जो उद्घाटन है नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम में किया है। ये नया पम्बन पुल लगभग आपका 2.5 किलोमीटर लंबा है और इसमें 99 स्पैन प्रत्येक 18.3 मीटर के हैं। पुल का मध्य भाग 72.5 मीटर वर्टिकल लिफ्ट स्पेन से बना हुआ है। 17 मीटर तक इसको ऊपर उठाया जा सकता है, जिससे यहाँ के आने वाले जो बड़े जहाज हैं वो बड़े आसानी से यहाँ से गुजर जाएं। इसके अलावा इसका जो पुल निर्माण में रेलवे विकास निगम लिमिटेड, जिसको आरवीएनएल कहा जाता है, उसने 535 करोड़ रुपए की लागत से इसको जो है तैयार किया है। नया पुल जो अभी पिछला वाला पुल 1914 में बना था, अब जो है नया वाला पुल उस 1914 वाले पुल की जगह लेगा। 2022 में जंग लगने की आशंका की वजह से उसको जो है क्या कर दिया था, बंद कर दिया। हाल ही में कहां 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का उद्घाटन किया गया है?
तो ये जो है शिलोंग में किया गया है। कहां पर किया गया है? इसका आयोजन शिलोंग में किया गया है, आपको ध्यान रखना है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में बांग्लादेश, आपको ध्यान रखना है, BBIN, BBIN, ठीक है, BBIN इसको कहते हैं, BBIN, ठीक है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, ठीक है, तथा आसियान देशों के बीच व्यापारिक संबंध और निवेश को मजबूत करने के लिए ये आयोजन किया गया है, ठीक है। इसमें कृषि, विनिर्माण, पर्यटन और बहुत सारी जो चीजें उन पर ध्यान रख के जो है यहाँ पर एक दूसरे के सहयोग की बात करी जा रही है। और यहाँ पर मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं कोरनोड सांगवा, उन्होंने इस सत्र का उद्घाटन किया है। इसमें 3 दिनों के दौरान B2B, जिसको बिजनेस टू बिजनेस, B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट बैठकों का क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा। तो मैंने आपको आज के जो प्रश्न हैं बताए हैं, आज की क्लास में मैंने आपको बताया 105 प्रश्न। आप इन प्रश्नों को जरा ध्यान से रख के पढ़ते चले जाएं। आपको मैं बता रहा हूं आने वाली जो भर्तियां हैं ये आपके लिए बड़ी लाभदायक होने वाली हैं, आपका जीवन बदलने वाली है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक और नई क्लास में। धन्यवाद।